व्हाट्स अप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो गाइज हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर 9। आज शुरू करेंगे हम यूनिट 3। और यूनिट 3 में कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है पूरा थियोरेटिकल, आप लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बहुत इजीली कर पाओगे। एंड देन बस 2 ही यूनिट बचेंगे, यूनिट 4 और 5, और उसके बाद ये चैप्टर भी खत्म। चैप्टर काफ़ी लंबा है, क्यों? क्योंकि इसके अंदर ना थियरी छोटी छोटी बहुत सारी है। आप रीड भी कर लो ना मॉड्यूल से, तब भी आपको समझ में आ जाए, बट मुझे तो पूरा समझाना है ना। तो आइए जल्दी से शुरू करते हैं और इसको भी करते हैं कंप्लीट। लेट्स बिगिन। आइए बेटा जी, समझना शुरू करते हैं। यूनिट का नाम है ट्रेड नेगोशिएशंस। ट्रेड नेगोशिएशन का क्या मतलब होता है कि जो भी व्यापार होना है इन बिटवीन द नेशंस, इन बिटवीन द कंट्रीज, उसको नेगोशिएट कैसे करना है, उस पर चर्चा कैसे करनी है, उस पर क्या टैरिफ्स, क्या कोटास, क्या क्या किस तरीके से। ओवरऑल ऐसी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, जो हमें हेल्प करती है ट्रेड को प्रमोट करने में, है ना। उसको हम यहाँ पे डिटेल में पढ़ेंगे। बट बिफोर दैट कैसे नेगोशिएट किया जाता है, कैसे कंट्रीज आपस में नेगोशिएट करती हैं, वो सब यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले क्या आता है बच्चों, एक बेसिक इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन वैसे ही दिया हुआ है कि आपको एक बेसिक आइडिया हो जाए कि इसके अंदर हम पढ़ने क्या वाले हैं। तो देखो, बोल रहा है इन रीसेंट ईयर्स इंटरनेशनल ट्रेड नेगोशिएशंस। भाई इंटरनेशनल ट्रेड नेगोशिएशंस, चाहे वो बाइलेटरल हो। बाइलेटरल का मतलब होता है बिटवीन टू कंट्रीज, कि भाई इंडिया ने यूएस के साथ कोई एग्रीमेंट करा तो बाइलेटरल हो गया। इसी तरीके से मल्टीलेटरल यानी दो से ज्यादा कंट्रीज के बीच में हुआ, हैव बिकम मोर एक्टिव एंड कॉम्प्लेक्स। इंडिया इज ऑलरेडी पार्ट ऑफ 19 ट्रेड एग्रीमेंट्स। 19 ट्रेड एग्रीमेंट्स का पार्ट है। अब वो अलग अलग एग्रीमेंट्स हैं अलग अलग कंट्रीज के साथ, और अभी और भी नेगोशिएट कर रहे हैं हम। गला खराब है बेटा जी, झेलो आज। की ग्लोबल इवेंट्स हैव रीशेप्ड ट्रेड। बहुत सारे ऐसे ग्लोबल इवेंट्स भी हैं जिससे ट्रेड में काफी सारे चेंजेस हमें देखने को मिल रहे हैं। वो कौन कौन से इवेंट्स हैं? जैसे ब्रेक्सिट। ब्रेक्सिट में क्या हुआ था, जो यूके है उसने यूरोपियन यूनियन से एग्जिट लिया, ठीक है। इसी तरीके से न्यू यूएसएमसीए एग्रीमेंट, इसमें क्या हुआ था कि यूएस से मैक्सिको और कनाडा के बीच में एग्रीमेंट जो हुआ। उसके बाद यूएस चाइना ट्रेड वॉर, उसके बाद कोविड-19 पेंडेमिक डिसरप्टिंग द ग्लोबल ट्रेड। तो देखो, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमारे ट्रेड को ओवरऑल इंपैक्ट कर रही हैं। तो देखो, कुछ भी ऐसा होता है ना, कोई एग्रीमेंट होता है, कोई पेंडेमिक जैसी चीज आती है, तो ओवरऑल ट्रेड पे पूरे वर्ल्ड में इंपैक्ट आता है, राइट। हु इज इन्वॉल्व इन ट्रेड नेगोशिएशंस? कौन लोग कराते हैं ट्रेड नेगोशिएशन? सिर्फ सरकार ही है क्या? नहीं, गवर्नमेंट तो है ही है, लेकिन वो इन्फ्लुएंस किसके थ्रू होता है? इंटरेस्ट ग्रुप्स, लॉबिंग ग्रुप्स, एनजीओज, प्रेशर ग्रुप्स। इसका मतलब सरकार को भी बहुत सारे स्टेक होल्डर्स से जानकारी लेनी पड़ती है कि हमारे स्टेक होल्डर्स क्या चाहते हैं। हमारे देश में, इंडिया के अंदर जो ट्रेड हो रहा है, वो सिर्फ सरकार ही थोड़ी ना कर रही है। ट्रेड तो प्राइवेट एंटरप्राइजेस भी कर रही हैं, प्राइवेट सेक्टर भी कर रहा है। तो ये सारे भी स्टेक होल्डर्स हैं ना बेटा, राइट। गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं, ये सारे के सारे इंटरेस्टेड होते हैं ये देखने में कि कैसे नेगोशिएट किया जा रहा है, कैसे व्यापार को बढ़ोतरी मिलेगी, कैसे हम और ग्रो कर पाएंगे, राइट। ईच पार्टी इन अ नेगोशिएशन पुशेस इट्स ओन इंटरेस्ट। मैंने बोला ना, सबको अपना भला देखना है, राइट। वन कंट्री में वांट लोअर टैरिफ टू एक्सेस अ फॉरेन मार्केट, अनदर में वांट प्रोटेक्शन फॉर इट्स लोकल इंडस्ट्रीज। तो बहुत कुछ हो सकता है, राइट। एक कंट्री चाहती है कि हम इस मार्केट में घुसे, दूसरी कंट्री चाहती है कि कोई ना आए। तो बहुत सारी चीजों पे नेगोशिएट करना पड़ता है। परफेक्ट सर, सिर्फ इंट्रोडक्शन है, रीड ओनली पार्ट है, दैट इज इट, राइट। अब यहां से आपकी मेन चीज शुरू हो रही है, द टेक्सोनॉमी ऑफ रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट्स, आरटीए याद रखना, रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट्स। तो रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट्स का पूरा ब्रीफ दे रहा है आप लोगों को। देखो क्या बोल रहा है, RTAs या रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट्स आर एग्रीमेंट्स बिटवीन टू और मोर कंट्रीज टू रिड्यूस ट्रेड बैरियर्स। हमें ट्रेड के बैरियर्स को कम करना है, उसी पे चर्चा है, उसी पे एग्रीमेंट्स करे गए हैं। एंड प्रमोट इकोनॉमिक कोऑपरेशन। इकोनॉमिक कोऑपरेशन बढ़ना चाहिए। इकोनॉमिक कोऑपरेशन का क्या मतलब हुआ, यानी कि जो व्यापार है वो आपस में कोऑपरेट करके चलें रादर देन कंपीट करके। एज ऑफ फेब 2021 339 RTAs वर इन फोर्स ग्लोबली। ये याद रखना है नंबर, इस पे क्वेश्चन बन जाता है आपके मॉड्यूल के हिसाब से। टोटल कितने अभी RTAs चल रहे हैं? 339,
राइट। तो पूरे वर्ल्ड में, पूरे ग्लोब में 339 आरटीएस अभी हमें देखने को मिल रहे हैं। अब जो ट्रेड एग्रीमेंट्स होते हैं बेटा, कई प्रकार के हैं, 7-8 प्रकार के हैं जो आप यहाँ पे सीखने वाले हो। सीधा सीधा एमसीक्यू बनता है, बहुत आसानी से आप कर सकते हो, ये सीखो और 1/4 टॉपिक आपका समाप्त। ठीक है, सबसे पहले आता है यूनिलेटरल। यूनिलेटरल का क्या मतलब होता है? जहां पे एक कंट्री ही दूसरी कंट्री को बेनिफिट्स ऑफर करती है, बस कि फॉर एग्जांपल आप हमारे देश में बिजनेस करना चाहते हो, हम आपके लिए चीजें आसान कर देंगे, आप चाहे हमारे लिए ना करो, कोई बात नहीं। तो एक नेशन, जब एक ही नेशन बेनिफिट दे रही है किसी दूसरे नेशन को, उसको बोलते हैं यूनिलेटरल। देखो बोल रहा है वन कंट्री ऑफर्स ट्रेड बेनिफिट्स, जैसे लोअर टैरिफ, हम टैरिफ नहीं लगाएंगे या कम लगाएंगे, विदाउट एक्सपेक्टिंग डायरेक्ट रेसिप्रोसिटी, यानी कि हमें आपसे रेसिप्रोकल प्रॉमिस नहीं चाहिए। ये तुम लॉ में पढ़ते हो, रेसिप्रोकल प्रॉमिस पता है ना, कि हमें आपसे ऐसा कुछ नहीं चाहिए कि मैं तुम्हें वादा कर रहा हूं तुम भी मुझे वादा करो, ऐसा कुछ नहीं है। हम तो सेल्फलेस आपके लिए करना चाहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस। ठीक है, ये एक एग्जाम्पल है, ये आपको बस पता होना चाहिए कि किस में था ये। ओके, उसके बाद आता है बाइलेटरल। बाइलेटरल क्या होगा? कितनी नेशंस के बीच में होगा? यूनिलेटरल तो एक ही कंट्री बस बेनिफिट दे रही है, बाइलेटरल होती है जब दो कंट्रीज आपस में एक दूसरे को बेनिफिट दे रही होती है। एग्रीमेंट बिटवीन टू कंट्रीज और अ कंट्री एंड अ रीजनल ब्लॉक। अब सर ये रीजनल ब्लॉक क्या होता है? रीजनल ब्लॉक का मतलब एक समूह। ठीक है, कि एक समूह में 5 कंट्रीज हैं, एसोसिएशन समझ लो कि एक समूह, एक एसोसिएशन में 5 कंट्रीज हैं, इनके साथ इंडिया ने एक एग्रीमेंट बना लिया। ठीक है, अब उन पांचों को एक ही मान रहे हैं क्योंकि वो पांचों एक ही तरफ चलती हैं। ओके, तो एक ब्लॉक के बीच में और एक कंट्री के बीच में अगर एग्रीमेंट हो रहा है तो वो हो गया बाइलेटरल। ठीक है, देखो क्या बोल रहा है, एग्रीमेंट बिटवीन टू कंट्रीज या फिर अ कंट्री एंड अ रीजनल ब्लॉक। सही हो गया। एग्जाम्पल क्या है? एशियन इंडिया फ्री ट्रेड एरिया। ठीक है, बढ़िया सर, बढ़िया सर। उसके बाद आता है RPTA। सर ये RPTA क्या होता है? देखो, रीजनल प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट। प्रेफरेंशियल का मतलब कि हम प्रेफरेंस देंगे। किसको प्रेफरेंस देंगे? जो भी नेशंस हमारे इस ग्रुप के अंदर होगी मतलब एक ग्रुप बनाएंगे, उस ग्रुप के अंदर कुछ नेशंस होंगी, हम इन ही नेशंस को प्रेफरेंस देंगे। बाकी कोई बाहर से अगर नेशन हमारे साथ ट्रेड करेगी तो उसके साथ अलग टर्म्स एंड कंडीशंस चलेंगी। तो देखो क्या बोल रहा है, ग्रुप ऑफ कंट्रीज लोअर ट्रेड बैरियर ओनली अमंग देमसेल्व्स। एक दूसरे के साथ ट्रेड बैरियर्स हम बिल्कुल कम कर देंगे। एग्जाम्पल ग्लोबल सिस्टम ऑफ ट्रेड प्रेफरेंसेस। ठीक है, इसके बाद क्या आता है हमारे पास? फिर आता है बच्चा ट्रेडिंग ब्लॉक। ट्रेडिंग ब्लॉक क्या है? मैंने आपको अभी बताया, अ ग्रुप ऑफ कंट्रीज। ग्रुप ऑफ कंट्रीज का क्या मतलब? एक समूह, एक एसोसिएशन ऑफ कंट्रीज विद अ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का क्या मतलब है? आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी। हाँ, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का मतलब है बच्चों कि उनके आपस में कोई बैरियर नहीं है, उनके बीच में फ्री ट्रेड हो रहा है एंड पॉसिबली अ कॉमन एक्सटर्नल टैरिफ। कॉमन एक्सटर्नल टैरिफ का मतलब होता है बेटा कि हमारी एक एसोसिएशन है, ठीक है, इसके अंदर 5 कंट्रीज हैं, पांचों का आपस में फ्री ट्रेड है। अब कोई छोटी कंट्री बाहर से आके इनके साथ किसी से भी ट्रेड करे, किसी से भी ट्रेड करे तो टैरिफ सेम रहेगा। ठीक है, तो आपस में तो फ्री ट्रेड एंड कॉमन एक्सटर्नल टैरिफ। एक्सटर्नल टैरिफ कॉमन है, आप इनमें से किसी के साथ भी ट्रेड करो वो सेम रहेगा। ठीक है, अच्छा सर, फिर फ्री ट्रेड एरिया FTA। FTA में क्या है बेटा? ये और ये काफी सेम है, बस फर्क किस चीज में है? एक्सटर्नल टैरिफ की रिस्पेक्ट में। एक्सटर्नल टैरिफ की रिस्पेक्ट में अलग है। देखो क्या बोल रहा है, नो टैरिफ अमंग मेंबर्स। फिर से वही, आपस में अपने मेंबर्स के साथ कोई ऐसा टैरिफ नहीं है। 5 नेशन है, पांचों एक दूसरे पे कोई टैरिफ नहीं लगाएंगी। बट अगर कोई छठा आएगा, यहां पे क्या होता था, छठा अगर आ रहा है तो पांचों में से किसी के साथ भी ट्रेड करे सेम टैरिफ चलेगा। यहां पे ऐसा नहीं है, अगर कोई छठा आएगा, ईच कंट्री रिटेन इट्स ओन टैरिफ। हर कंट्री अपना अलग टैरिफ सेट कर सकती है। ये मेन फर्क होता है बेटा ट्रेडिंग ब्लॉक में और फ्री ट्रेड एरिया में। ठीक हो गया, एग्जाम्पल एशियन एंड इंडिया फ्री ट्रेड एरिया। बढ़िया। उसके बाद आता है बेटा कस्टम यूनियंस। कस्टम यूनियंस बिल्कुल इसी के जैसा है, बिल्कुल इसी के जैसा है। देखो क्या बोल रहा है, लाइक FTA, लाइक फ्री ट्रेड एरिया, बट विद अ कॉमन एक्सटर्नल टैरिफ
फॉर नॉन मेंबर्स। बिल्कुल कॉमन एक्सटर्नल टैरिफ होगा नॉन मेंबर्स के साथ। सर फिर तो ये और ये एक ही हो गया, यहां भी ऐसा ही था। देखो फ्री ट्रेड, कॉमन एक्सटर्नल टैरिफ फॉर नॉन मेंबर्स, ठीक है, ओके। यूरोपियन यूनियन, इस तरीके के एग्जाम्पल्स हमको दिए गए हैं। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो हमारा कस्टम यूनियन है और जो ट्रेडिंग ब्लॉक है ये ऑलमोस्ट सिमिलर है। वैसे इसमें फर्क होता है, दोनों में फर्क होता है, बट आपको यहाँ पे ना मॉड्यूल में बहुत ज़्यादा स्पेसिफाई नहीं करा गया, आपको यहाँ पे लिमिटेड ही पढ़ाया गया है इनके बारे में। तो आप बिल्कुल भी चिंता मत करना, आपको अगर एमसीक्यू आएगा तो एमसीक्यू में या ये आएगा या ये आएगा, ऐसा नहीं होगा कि दोनों दिए हुए। ठीक है, ओके, स्क्रीनशॉट लो। डन सर। इसके बाद क्या है? कॉमन मार्केट। कॉमन मार्केट क्या है सर? कॉमन मार्केट बिल्कुल कस्टम यूनियन के जैसा है, यानी यही है, ठीक है, इसी का एक्सटेंशन है। कस्टम यूनियन को अगर एक्सटेंड कर दें तो कॉमन मार्केट बन जाता है, बस इसके अंदर कुछ ऐड हो रहा है। क्या ऐड हो रहा है कि भाई फ्री ट्रेड तो है ही है हमारे पास। कस्टम यूनियन में क्या था? फ्री ट्रेड तो है ही, उसके साथ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का मूवमेंट भी फ्री है, यानी कि लैंड, लेबर, कैपिटल ये भी इजीली मूव कर सकते हैं विद इन द ट्रेडिंग नेशंस, यानी फ्री मूवमेंट ऑफ लेबर, कैपिटल एंड सर्विसेज। मेंबर्स में हार्मोनाइज का मतलब अपने फेवर में कर सकते हैं, पॉजिटिव चेंजेस ला सकते हैं, फाइनेंशियल एंड लीगल सिस्टम्स, ठीक हो गया। एग्जांपल यूरोपियन यूनियन, ईयू की बहुत बात होती है। उसके बाद बच्चों अब यहां देखो कॉमन मार्केट में क्या था? फ्री ट्रेड प्लस फ्री मूवमेंट, किस चीज का? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का। अब अगर इसी में एक चीज और जोड़ दें कि करेंसी भी कॉमन कर दें तो फिर वो ये बन जाएगा इकोनॉमिक एंड मॉनेटरी यूनियन। तो देखो कॉमन मार्केट का मतलब ये तो है ही, दोनों चीजें आ गई, फ्री ट्रेड प्लस फ्री मूवमेंट ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन प्लस कॉमन करेंसी प्लस अलाइंड पॉलिसीज, ये होता है इकोनॉमिक एंड मॉनेटरी यूनियन। तो ये बच्चों हमारे अलग अलग तरीके के आरटीएस हो सकते हैं। डन सर। आरटीए क्यों इंपॉर्टेंट है? आरटीए इसलिए इंपॉर्टेंट है बेटा क्योंकि ये दिखाते हैं ग्रोइंग रीजनल कॉपरेशन, कि किस तरीके से कॉपरेट करके व्यापार को बढ़ाया जा सकता है। उसके बाद मोस्ट ट्रेड ग्रोथ पोस्ट वर्ल्ड वॉर सेकेंड हैज हैपेंड ड्यू टू मल्टीलेटरल एग्रीमेंट्स। बोल रहा है जो वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद जितना भी ट्रेड में बढ़ोतरी हुई है वो सिर्फ कुछ एग्रीमेंट्स, कुछ सिस्टम्स की वजह से है, जैसे गैट, WTO, ये प्लेटफॉर्म्स हैं जिन्होंने ग्लोबल ट्रेड रूल्स बनाए हैं। अब इनको ही हम डिटेल में यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। आओ जी वन बाय वन शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या आ रहा है? गैट, द जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। अब सर ये गैट क्या है? जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, देखो नाम में ही है, द जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, यानी एक ऐसा एग्रीमेंट जहां पे सब लोग एग्री करें, किस चीज पे? टैरिफ पे और ट्रेड पे, यानी किस प्रकार से व्यापार होगा, कितने टैरिफ्स लगाए जाएंगे, कहां कहां लगाए जाएंगे, कहां कहां नहीं लगाए जाएंगे, यानी बेसिकली एक कंक्लूजन पे आना कि सारी नेशंस बैठें और बैठ के डिस्कस कर लें कि कहां पे क्या चीज बढ़ाई जाएगी, कहां टैरिफ लगाए जाएंगे और कहां कहां मिसयूज भी नहीं किया जाएगा टैरिफ्स का। तो वो सब यहां पे लिखा हुआ है, बोलो देखो, GATT was an international agreement, ये एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट है, मतलब बहुत सारे नेशंस इस पे एग्री करेंगे, एम्ड एट प्रमोटिंग फ्री ट्रेड। पर्पस एक ही है, फ्री ट्रेड हो सके, यानी कि ट्रेड के अंदर किसी प्रकार की रिस्ट्रिक्शन ना हो, ठीक है, इन द गुड्स बाय रिड्यूसिंग टैरिफ, टैरिफ को कम किया जा सके और दूसरे बैरियर्स को भी कम करा जा सके। सही है जी। इसके बाद बोल रहा है मैनेज कौन करता है? मैनेज्ड बाय काउंसिल फॉर ट्रेड इन गुड्स। एक काउंसिल बनाई गई बेटा जो किसके अंदर? ट्रेड की बात करती थी, गुड्स में। यही इसका एक लिमिटेशन भी बना आने वाले टाइम में, क्योंकि व्यापार सिर्फ गुड्स का थोड़ी ना होता है, सर्विसेज का होता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का होता है, बहुत सारी चीजों का होता है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ गुड्स की बात हुई थी, इसलिए गैट बाद में डिसॉल्व होकर एक नए फॉर्म में आया, ठीक है, वो आगे पढ़ देंगे। आगे देखो क्या बोल रहा है, इट इंक्लूड्स 10 कमिटीज, 10 कमिटी बनाई गई बेटा गैट के अंदर, जिसके अंदर अलग अलग कमिटी अलग अलग टॉपिक पे रूल्स, कंडीशन, टर्म्स इस पे चर्चा करती थी। जैसे एग्रीकल्चर के लिए अलग, मार्केट एक्सेस के लिए अलग, मार्केट एक्सेस मतलब किस मार्केट तक कितना पहुंच सकते हो, ठीक है, उसके बाद सब्सिडीज कितनी, कब कब, एंटी डंपिंग, एंटी डंपिंग का मतलब ये पीछे पड़ के आए हो आपकी, अगर कोई कंट्री आपके देश के अंदर अपने गुड्स को डंप कर रही है, यानी सस्ते में भर रही है ताकि डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज खत्म हो जाए, तो आप उस पर कितना टैरिफ लगा सकते हो ताकि वो वापस से महंगे हो जाए।
एंटी डंपिंग, है ना। ऑल्सो ओवरसी द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट्स एंड स्टेट ट्रेडिंग एंटरप्राइजेस। ये तो बस नॉर्मल सी बात है, पता होना चाहिए। गैट में मेन जो याद रखने वाली बात है, 10 कमिटी। कौन मैनेज कर रहा था? काउंसिल फॉर ट्रेड इन गुड्स, ठीक है। क्या क्या लिमिटेशंस आए सर, क्या क्या प्रॉब्लम्स आई गैट के अंदर? सबसे पहला, ग्लोबल ट्रेड इवॉल्व्ड। जो ग्लोबल ट्रेड है वो बहुत तेजी से बढ़ने लगा। भाई ग्लोबलाइजेशन आ गया। ग्लोबलाइजेशन का मतलब इकोनॉमीज ओपन हो गई, ग्लोबल हो गई, एक दूसरे के साथ ज्यादा व्यापार करने लगी, ज्यादा ट्रेड करने लगी, और उस रफ्तार के साथ गैट नहीं बढ़ पाया, ठीक है। तो देखो सबसे पहले क्या बोल रहा है गैट कुडंट कीप अप विद कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ग्लोबलाइजेशन। यानी गैट के जो टर्म्स एंड कंडीशंस थे वो बढ़ते ग्लोबलाइजेशन के साथ अलाइन नहीं हो रहे थे, एक तरीके से पुराने होते जा रहे थे। उसके बाद नो कवरेज ऑफ सर्विसेज, नो कवरेज ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ये मैंने आपको पहले ही बताया, ये सिर्फ गुड्स में डील करता है, ये सर्विसेज और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में डील ही नहीं करता। इसके बाद इंक्रीज्ड इन्वेस्टमेंट्स, बहुत सारी इन्वेस्टमेंट्स बढ़ गई, चाहे वो एफडीआईज हो, चाहे वो एफआईआईज हो, यानी कि व्यापार बहुत ज्यादा बढ़ गया। लेकिन ये जो है ना गैट की तो कवरेज के बाहर है, गैट तो इन चीजों को कवर ही नहीं करता। तो देखो क्या बोल रहा है, ग्लोबल कैपिटल फ्लो एंड एफडीआई वर आउटसाइड इट्स स्कोप। उसके साथ साथ एग्रीकल्चर का ट्रेड, एग्रीकल्चर ट्रेड पे जो टर्म्स एंड कंडीशंस, जो एग्रीमेंट्स चाहिए थे, वो कभी सही से बन ही नहीं पाए गैट के द्वारा। अब इंडिया तो एक एग्रीकल्चर नेशन है, तुम सोचो अभी भी 50% जनसंख्या एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है अपने नॉर्मल दिनचर्या के लिए। तो तुम सोचो अगर एग्रीकल्चर ही कवर नहीं होगा तो फिर कैसे काम करेगा ये, है ना। देखो क्या बोल रहा है, फेल टू लिबरलाइज, लिबरलाइज का मतलब सिंप्लीफाई, इजी करना, एग्रीकल्चर इफेक्टिवली। वीक इंस्टीट्यूशनल सेटअप, इसके अंदर इंस्टीट्यूशनल सेटअप भी अच्छा नहीं था कि कोई डिस्प्यूट हो गया कैसे सॉल्व करेंगे, वो सेटअप नहीं था प्रॉपर, ठीक है। देखो क्या बोल रहा है, नो स्ट्रॉन्ग डिस्प्यूट सेटलमेंट और एनफोर्समेंट मैकेनिज्म। उसके बाद नॉट अ बाइंडिंग ट्रीटी, बाइंडिंग ट्रीटी नहीं थी बेटा। ये ट्रीटी क्या होता है, ट्रीटी होता है कि आपको इसको मानना ही पड़ेगा, यानी कि आपके डोमेस्टिक एग्रीमेंट्स जो भी बोलते हैं, सपोज दो नेशंस हैं, एक इंडिया है एक यूएस है, इनके आपस में कोई एग्रीमेंट हुए, ठीक है, तो उस एग्रीमेंट को वो मान के चलते हैं। लेकिन अगर बात आ जाएगी अपने देश के भले के बारे में या अपने डोमेस्टिक चीजों के बारे में, तो फिर वो अपने डोमेस्टिक को प्रेफरेंस देंगे क्योंकि ये सिर्फ एक एग्रीमेंट हुआ इनके बीच में, राइट। लेकिन अगर ट्रीटी हो गई, ट्रीटी तो पक्का एग्रीमेंट होता है एक तरीके का, कि आपको फिर अपने डोमेस्टिक एग्रीमेंट्स को भी नहीं सोचना, आपको ट्रीटी को ही फॉलो करना है। तो गैट एक ट्रीटी नहीं थी, ठीक है। देखो क्या बोल रहा है, द रूल्स वर नॉट लीगली एनफोर्सेबल, वो लीगली एनफोर्सेबल नहीं थे। अगर प्रॉपर ट्रीटी होती है तो वो लीगली एनफोर्सेबल होती है, आपको माननी ही पड़ती है, ठीक है। एम्बिगिटीज आई, एम्बिगिटी का मतलब कंफ्यूजन्स, लूप होल्स आए, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई, डिस्कशंस नहीं हो पाए सही से, तो ये सारे गैट में प्रॉब्लम्स थे, ठीक है। परफेक्ट, बढ़िया सर। इसके बाद क्या हुआ बेटा, इसके बाद उरुग्वे। उरुग्वे क्या है सर, उरुग्वे एक जगह है जहां पे बैठ के चर्चा हुई, जिसको क्या बोला गया, उरुग्वे राउंड, उरुग्वे राउंड, ठीक है। उरुग्वे राउंड में क्या हुआ, सारी की सारी नेशंस बैठी, ठीक है। उन्होंने बोला कि यार गैट में ये प्रॉब्लम्स है और हमें इन पे सुधार करना पड़ेगा, इन पे चर्चा करनी पड़ेगी, हमें लीगल टर्म्स एंड कंडीशंस फिक्स करनी पड़ेंगी, हमें चीजें बेटर करनी पड़ेगी, तभी ट्रेड अच्छे से हो पाएगा। इस हिसाब से चलेगा तो हम लड़ते ही रह जाएंगे। तो उरुग्वे में क्या हुआ, देखो बोल रहा है, बाय द लेट 1980s कंट्रीज फेल्ट द नीड फॉर अ स्ट्रॉन्गर मोर कॉम्प्रिहेंसिव ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन देन गैट। सिंपल सी बात है, बोला गैट से तो अब संभल नहीं रहा, इंटरनेशनल ट्रेड डेवलपमेंट होती जा रही है, सब जगह देश आगे बढ़ रहे हैं, नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही है, डेवलपिंग नेशन से डेवलप्ड नेशंस की तरफ जा रहे हैं कंट्रीज, बिल्कुल बैकवर्ड से डेवलपिंग की तरफ जा रहे हैं। तो हमें पक्का ऐसा ऑर्गेनाइजेशन चाहिए जो सब कुछ बेटर कर सके, ना कि गैट। तो वहां पे हो उरुग्वे में नेगोशिएशंस हुए, द मोस्ट एम्बिशियस ट्रेड टॉक्स एवर। ये ध्यान रखना है, सबसे ज्यादा एम्बिशियस ट्रेड टॉक्स कहां पे हुए, उरुग्वे में। कब शुरू हुआ ये नेगोशिएशंस, सितंबर 1986 में, ठीक है। कहां पे, पुंटा डेल एस्टी उरुग्वे। अब ये पता नहीं कैसे बोलते हैं एग्जैक्टली लेकिन तुम बस उरुग्वे याद रख लो मेनली, ठीक है। उसके बाद खत्म कब हुआ ये, दिसंबर 1993 तक। इसका मतलब है 7-8 साल चलता ही रहा, कोई देश कुछ बोलता था, कोई देश कुछ बोलता था, बार बार मीटिंग्स, मीटिंग्स के बाद डिस्कशंस, डिस्कशंस के बाद फॉलोअप्स, फॉलोअप्स के बाद फिर चेंजेस, ऐसे चलता रहा 7-8 साल तक। और 7 साल के बाद ये साइन हुआ कब, अप्रैल 15, 1994 से।
और जुलाई 1 1995 से एग्जिस्टेंस में आया एक नया ऑर्गेनाइजेशन जिसने गैट को खत्म करा और नया जन्म हुआ किसका? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है बेटा एक सक्सेसर है, यानी किसको आगे लेके चलता है? गैट को। गैट का ही अपडेटेड वर्जन है, बस ये समझ लो, सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया, अब गैट नहीं है, अब WTO है, ठीक है। इसके अंदर 123 पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज थी, स्क्रीनशॉट लेना है ले लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डेट्स ये याद करनी है, ठीक है, ये याद रखना है। अब देखो इसके अंदर किस किस चीज पे चर्चा हुई, देखो वो कितना कुछ कवर नहीं करता था लेकिन ये सब कुछ कवर कर रहा है, जैसे टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर, पिछले चैप्टर में पढ़ लिए सारे। एग्रीकल्चर पे चर्चा, टेक्सटाइल क्लोथिंग पे चर्चा, सब्सिडी सेफगार्ड पे चर्चा, सर्विसेज पे चर्चा, ठीक है। उसके बाद इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स पे चर्चा, इन्वेस्टमेंट मेजर्स पे चर्चा, डिस्प्यूट कैसे सेटल होगा, डिस्प्यूट सेटलमेंट के लिए जैसे वो होती है ना, कंज्यूमर प्रोटेक्शन की भी 3 बॉडीज आपने पढ़ी थी ना, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, फिर स्टेट लेवल पे, फिर नेशनल लेवल पे। ऐसे ही WTO में भी पूरी 3 लेवल बॉडी बनाई गई है, एक टॉप लेवल, एक मिडिल लेवल, एक लोअर लेवल, जिनका नाम अपना अलग है, वो मैं आपको पढ़ाता हूँ, ठीक है। रिफॉर्म्स इन गैट इटसेल्फ, जो रिफॉर्म्स आए वो सब यहाँ पे डिस्कस्ड हुए। ये सारा के सारे बिगेस्ट एवर रिफॉर्म बना ग्लोबल ट्रेड रूल्स में। तो ये भी पूछ लेता है कि सबसे बड़ा क्या, द बिगेस्ट जो रिफॉर्म आया ग्लोबल ट्रेड रूल्स में वो क्या है, तो आपको बता देना है, ठीक है। इट क्रिएटेड व्हाट? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एज अ परमानेंट इंस्टीट्यूशन। WTO रिप्लेस्ड एंड इंक्लूडेड GATT रूल्स, GATT को खत्म कर दिया, GATT मतलब GATT, और उसकी जगह पे WTO आ गया, ठीक है। द उरुग्वे राउंड मेड वर्ल्ड ट्रेड मोर ऑर्गेनाइज्ड एंड फेयर बाय ब्रिंगिंग सर्विसेज आ गया, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स आ गया, इन्वेस्टमेंट रूल्स आ गए अंडर ग्लोबल डिसिप्लिन। क्योंकि देखो ऐसा होता है ना बच्चों, अगर एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं होगा जो सब कुछ देखेगा, तो फिर उस केस में जो डेवलप्ड नेशन है वो डेवलपिंग नेशन का फायदा उठा सकता है, उसकी मार्केट कैप्चर कर सकता है, और बेसिकली उसको बहुत कम फेवर मिलेंगे, डेवलप्ड को ज्यादा फेवर मिलेंगे। तो कोई ना कोई अगर उसको शिकायत करनी हो, कम से कम कोई तो हो ना जिसको कर सके, तो इसीलिए इसका जन्म बहुत जरूरी था। आगे देखो क्या बोल रहा है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इज द ओनली ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन दैट मैनेजेस द रूल्स ऑफ ट्रेड बिटवीन नेशंस। ठीक हो गया, परफेक्ट हो गया बेटा, हाँ सर बढ़िया। इसके बाद ऑब्जेक्टिव्स ऑफ WTO, सबसे पहला क्या आ जाता है? टू सेट एंड एनफोर्स ट्रेड रूल्स, ट्रेड रूल्स बनाना और उनको एनफोर्स कराना, उनका पालन करवाना, ठीक है। उसके बाद एक प्लेटफॉर्म देना जहां पे आप सब मिलके नेगोशिएट कर सकते हो, चर्चा कर सकते हो, डिस्कशंस कर सकते हो। उसके बाद रीसॉल्व करना, यानी कि अगर कोई भी डिस्प्यूट है तो उसको सॉल्व करना, ट्रेड डिस्प्यूट्स को सॉल्व करवाना, डिसीजन मेकिंग को ट्रांसपेरेंट रखना कि सबके लिए अच्छा रहे, इजी रहे, ऐसा। उसके बाद वर्क विद अदर ग्लोबल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस, जितने भी अदर इंस्टीट्यूशंस हैं जो ग्लोबल लेवल पे काम करते हैं उनके साथ अच्छे से मिलजुल के काम करना, सबसे बड़ा तो WTO बन गया ना बेटा। उसके बाद डेवलपिंग कंट्रीज को सपोर्ट करना ताकि वो गेन कर सकें ग्लोबल ट्रेड से, ठीक है। ऐसे इसके कुछ गोल्स भी हैं। अरे यार जूम क्यों, ब्लर क्यों हो रहा है? क्लियर हो गया क्या बेटा? 1 मिनट रुको भाई, ब्लर क्यों हो रहा है? रिमोट रख लेता हूं अपने पास, ब्लर नहीं होना भाई, ब्लर क्यों हो रहा है? अब ठीक है, परफेक्ट, हाँ सर ठीक है। गोल्स, क्या गोल्स थे बेटा WTO के? स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव हो सारे देशों का, राइट। फुल एम्प्लॉयमेंट मेक श्योर हो, जितने भी कंट्रीज हैं उसके अंदर जितने भी लोग काम करना चाहते हैं। यार क्या हो रहा है यार, 1 मिनट रुको बेटा, अभी ठीक है, परफेक्ट। वीडियो में ब्लर नहीं होना चाहिए ना, हाँ। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव होना चाहिए, फुल एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए, उसके बाद इनकम बढ़े नेशंस में, डिमांड डेवलप हो, प्रोडक्टिविटी डेवलप हो, प्रोडक्शन डेवलप हो, उसके बाद प्रोडक्शन एंड ट्रेड इन गुड्स एंड सर्विसेज, तो मैंने आपको बता ही दिया। फंक्शंस, क्या क्या फंक्शंस हैं बेटा? वही भाई देखो, जो जो चीजों को कंट्रोल करना है उससे रिलेटेड फंक्शंस हैं, जैसे एडमिनिस्ट्रेटर्स क्या बोल दिया मैंने, एडमिनिस्टर्स। एडमिनिस्टर्स का मतलब एडमिनिस्ट्रेशन से आया, एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब कि जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस, जो रूल्स रेगुलेशंस बनेंगे, एग्रीमेंट्स जो बनेंगे, उसको अच्छे से ब्रीफिंग करवाना, उसको अच्छे से फुलफिल करवाना, ठीक है। एक्ट एज अ फोरम फॉर ट्रेड टॉक्स, फोरम का मतलब कि एक बॉडी बने
जिसपे ट्रेड पे डिस्कशन हो। उसके बाद मॉनिटर करे, ध्यान रखे ट्रेड पॉलिसीज का कि फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। टेक्निकल सपोर्ट दें डेवलपिंग नेशंस को, उनको कुछ भी सपोर्ट चाहिए खुद को डेवलप करने के लिए तो वो सब मिले। और कॉपरेशन बना के रखे ग्लोबल इकोनॉमिक बॉडीज के साथ। ये तो हमने ऊपर भी पढ़ लिया, ये देखो यहाँ पे। ठीक है, हाँ सर आसान है, कुछ नहीं है। आओ भाई, WTO का क्या स्ट्रक्चर है बच्चों, किस तरीके से बना है ये। मैंने आपको बोला ना 3 बॉडीज हैं, टॉप लेवल सबसे ऊपर वाले, फिर मिडिल लेवल, फिर सबसे नीचे वाले लोअर लेवल। देखो क्या बोल रहा है, द WTO सेक्रेटेरिएट इज बेस्ड इन जेनेवा, यानी कि जो इनका हेडक्वार्टर है वो मेनली जेनेवा में है, स्विट्जरलैंड में। हेडेड बाय डायरेक्टर जनरल, सबसे ऊपर जो बॉस है उनका नाम डायरेक्टर जनरल है, एंड सपोर्ट्स ऑल WTO एक्टिविटीज। उसके बाद टॉप लेवल पे किसको बोला गया, मिनिस्टीरियल कॉन्फ्रेंस को। मिनिस्टीरियल कॉन्फ्रेंस का मतलब जो मेन इनके बड़े बड़े मिनिस्टर्स होंगे वो सब टॉप लेवल पे बैठेंगे। ठीक है, हर 2 साल में इनकी मीटिंग होती है और डिसीजंस ले सकते हैं सारे ट्रेड मैटर्स पे। ये ध्यान रखना है, 2 साल पे मीटिंग होती है। ठीक है, ये है टॉप लेवल, सारे मेजर डिसीजंस यही करते हैं। देन मिडल लेवल, जिसको हम जनरल काउंसिल बोलते हैं, इनका रेगुलर मीटिंग चलती रहती है। ठीक है, इनके जो मेन फंक्शन है वो क्या है, ट्रेड पॉलिसी रिव्यू करना, डिस्प्यूट सेटलमेंट करना, मेनली इनका काम है। मतलब हर चीज के लिए इनको परेशान नहीं करना। मिडिल लेवल है जो सब कुछ डिस्प्यूट कराएगा मैनेजरियल लेवल पे। सही है। उसके बाद थर्ड लेवल या लोअर लेवल बोल दो, स्पेशलाइज्ड काउंसिल्स, इनके पास सबसे ज्यादा काम है। स्पेशलाइज्ड काउंसिल का मतलब हो गया, जैसे पहले नहीं हमने पढ़ा था गैट में कि हर चीज के लिए एक डिफरेंट ग्रुप था, वैसे ही यहाँ पे भी स्पेशलाइज्ड बॉडीज बनाई गई, स्पेशलाइज्ड काउंसिल्स बनाई गई, ताकि आप हर चीज को कवर करके उसको कंट्रोल कर पाओ। जैसे गुड्स काउंसिल, जिसमें गुड्स पे चर्चा होगी। उसके बाद सर्विस काउंसिल, जिसमें सर्विस पे क्या ट्रेड एग्रीमेंट्स चलेंगे। उसके बाद IPR, ट्रिप्स हो गया। ठीक है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज हो गया, ये सब। अब ये किसको रिपोर्ट करते हैं, इसको, जनरल काउंसिल को। जनरल का मतलब जो जनरली सबके लिए है। स्पेशलाइज्ड कौन सी होगी, ये वाली। और जनरल किसको रिस्पॉन्ड करती है, मिनिस्टीरियल कॉन्फ्रेंस को। ठीक हो गया। ईच ओवरसीज इंप्लीमेंटेशन ऑफ एग्रीमेंट इन देयर एरिया। स्क्रीनशॉट लो, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, परफेक्ट सर। अब जो हमारा WTO है उसके बारे में क्या बोल रहा है, देखो, वर्क्स विद 200 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, 200 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ काम करता है। स्पेशलाइज्ड कमिटीज हैं, वर्किंग ग्रुप्स हैं, जैसे मैंने आपको बता ही दिया। 164 मेंबर्स हैं, जिसमें 117 डेवलपिंग है। और जितना भी वर्ल्ड ट्रेड होता है, पूरे वर्ल्ड में जो ट्रेड होता है, 95% WTO से होकर गुजरता है। यानी इनके जो मेंबर्स हैं ना, उनके द्वारा कराया जाता है 95%। 24 मोर कंट्रीज आर इन मेंबरशिप टॉक्स, अभी 24 कंट्रीज और इनको ज्वाइन कर सकते हैं। और जितने भी WTO एग्रीमेंट्स हैं वो रेटिफाई करे जाते हैं बाय मेंबर्स पार्लियामेंट्स। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जितने भी हमारे एग्रीमेंट्स हैं वो सब म्यूचुअली डिसाइड करके फॉलो किए जाते हैं। परफेक्ट, बढ़िया सर, बहुत बहुत बढ़िया। इसके बाद हमारे पास आएंगे गाइडिंग प्रिंसिपल्स। ये जो गाइडिंग प्रिंसिपल्स है ना बेटा, ये हमारे इंपॉर्टेंट हैं, इनको ध्यान से समझ लेना है और बहुत आसान है ये। ठीक है, प्रिंसिपल्स तक पढ़ाऊंगा इस पार्ट में, अगले पार्ट में तुम्हें एग्रीमेंट्स पढ़ाऊंगा। अच्छा जी, लो चेक करो कौन कौन से हमारे गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं। सबसे पहले गाइडिंग प्रिंसिपल्स का मतलब क्या होता है, जो WTO जिन प्रिंसिपल्स पे चल रहा है, WTO चाहता है कि उसके जितने भी मेंबर्स हैं वो सब इन प्रिंसिपल्स को माने। सबसे पहला बोल रहा है ट्रेड विदाउट डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव नहीं होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि एक कंट्री मेरा दोस्त है, दूसरा कंट्री मेरा दोस्त नहीं है, मैं उसके साथ व्यापार नहीं करता। अगर आप WTO के मेंबर हो तो आपको भेदभाव नहीं करना आपस में। तो देखो क्या बोल रहा है, मोस्ट फेवर्ड नेशन प्रिंसिपल, यानी कि आपको सारे पार्टनर्स को मोस्ट फेवर्ड मानना है। ये नहीं कि यही मेरा पर्सनल दोस्त है बाकी मेरे दोस्त नहीं है, ये नहीं। ठीक है, देखो क्या बोल रहा है, कंट्रीज मस्ट ट्रीट ऑल ट्रेडिंग पार्टनर्स इक्वली। इफ वन कंट्री गेट्स अ लोअर टैरिफ और स्पेशल फेवर, द सेम मस्ट अप्लाई टू ऑल WTO मेंबर्स। ठीक है, कुछ छोटे छोटे फेवर्स अलाउड है, कुछ छोटे छोटे एक्सेप्शंस अलाउड है, जैसे फ्री ट्रेड एरियाज, अभी पीछे पड़ गया है ना FTAs, स्पेशल एक्सेस फॉर डेवलपिंग कंट्रीज, एंटी डंपिंग मेजर्स। एंटी डंपिंग का मतलब वही, कोई कंट्री डंप कर रहा है गुड्स को तो फिर उसका एंटी डंपिंग टैरिफ्स लगा सकते हो आप, ये सब अलाउड है। दूसरा, नेशनल ट्रीटमेंट। नेशनल ट्रीटमेंट का मतलब क्या है, इसका मतलब बेटा, अगर आपके देश में किसी दूसरे देश का गुड या सर्विस आ चुका है तो अब आप उसमें और अपने देश के गुड या सर्विस में डिस्क्रिमिनेट नहीं करोगे।
भाई ये तो था देशों के बारे में, ये है गुड्स के बारे में। यानी मैं इंडिया में बैठा हूं, अब यूएस का कोई गुड आया, फॉर एग्जांपल ये बोर्ड इंडिया में बना है और एक बोर्ड और मार्केट में है जो यूएस में बना है, तो आप आने से पहले उन पे टैरिफ लगाओ, टैक्सेस लगाओ, कुछ भी करो, एक बार आ गया फिर आप भेदभाव नहीं करना, ये है मेन चीज। वंस अ फॉरेन प्रोडक्ट और सर्विस एंटर द मार्केट इट मस्ट बी ट्रीटेड द सेम एज डोमेस्टिक वंस, उसको डोमेस्टिक वंस की तरह ही ट्रीट किया जाएगा। अप्लाइज टू ऑल द गुड सर्विसेज एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज, ठीक है। चार्जिंग इंपोर्ट ड्यूटीज इज अलाउड, लेकिन नेशनल ट्रीटमेंट देना है आफ्टर एंट्री इन द मार्केट। बढ़िया हो गया, तो सब मोस्ट फेवर्ड है, सारे गुड सर्विसेज का एक जैसा ट्रीटमेंट होना चाहिए। उसके बाद फ्रीयर ट्रेड, फ्रीयर ट्रेड का क्या मतलब है? फ्रीयर मतलब जिसपे रेस्ट्रिक्शंस कम हो, बेहतर तरीके से ट्रेड हो सके। WTO एम्स टू ग्रेजुअली लोअर द ट्रेड बैरियर्स, धीरे धीरे बैरियर्स को कम करते जाओ, टैरिफ को, कोटास को, बैन्स को कम करते जाओ, एक दूसरे के साथ नेगोशिएट करो, बातचीत करो, जहां पे दोनों का भला है वहां तक रेस्ट्रिक्शंस कम कर दो, ठीक है। लॉन्गर टाइमलाइंस फॉर डेवलपिंग नेशंस, डेवलपिंग नेशंस को ज्यादा समय दो ताकि वो धीरे धीरे लिबरलाइज कर पाए, सही है। ये हो गया फ्रीयर ट्रेड, ठीक है। इसके बाद आता है बच्चों प्रिडिक्टेबिलिटी। प्रिडिक्टेबिलिटी का सिंपल सा मतलब है वो क्या है कि हम पहले से बता के रखें कि ठीक है भाई ये इतने टैरिफ रहने वाले हैं और हम इससे ऊपर नहीं जाएंगे, है ना। तो प्रिडिक्टेबल होना चाहिए सामने वाले के लिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, बार बार बदलने नहीं है टर्म्स एंड कंडीशंस। ये बोल रहा है देखो, कंट्रीज बाइंड देयर कमिटमेंट्स, दैट इज एग्री नॉट टू इंक्रीज टैरिफ अबव अ सेट लेवल, एक सेट लेवल से ऊपर नहीं जाना है, ठीक है, उसको फिक्स कर दें, प्रिडिक्टेबल रहे कि भाई ये है हमारा। तो इट एंश्योर स्टेबिलिटी एंड कॉन्फिडेंस फॉर बिजनेस एंड इन्वेस्टर्स, परफेक्ट। इसके बाद बेटा प्रमोटिंग फेयर कंपटीशन, जो कंपटीशन है वो कैसा होना चाहिए? फेयर होना चाहिए, यानी सिर्फ फ्री ट्रेड ही नहीं, फेयर ट्रेड भी होना चाहिए, ठीक है। टर्म्स एंड कंडीशंस जो हैं, आपने बोला हम फ्री ट्रेड को प्रमोट करते हैं, खुल के ट्रेड होना चाहिए, बट कंपटीशन भी फेयर होना चाहिए ना। ऐसा नहीं है कि भाई कोई कंट्री हमारे देश के अंदर अपने गुड्स डंप कर रहा है सस्ते प्राइस पे, सस्ते प्राइस पे, सस्ते प्राइस पे, तो हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज तो वैसे ही मर जाएंगी ना यार। अब वो क्यों कर रहा था? क्योंकि गवर्नमेंट वहां पे सब्सिडी दे रही थी, तो फिर हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं? एंटी डंपिंग कर सकते हैं। तो ये चीज बोल रहा है कि जो कॉम्पिटिशन है वो भी फेयर होना चाहिए। WTO is not just about free trade but also fair trade. The rules prevent dumping, बोला ना, selling below cost and unfair subsidies. Unfair subsidies नहीं देनी है. The agreement aim for open and fair competition in sectors like agriculture, services and intellectual properties. उसके बाद supporting development and economic reforms. WTO help करता है, किसको help करता है? Developing countries को, टू इंटीग्रेट इनटू द ग्लोबल ट्रेड सिस्टम, कि उनको कुछ असिस्टेंस चाहिए, कुछ हेल्प चाहिए, तो वो सब WTO प्रोवाइड करता है। इट प्रोवाइड्स लॉन्गर ट्रांजिशन पीरियड्स, टेक्निकल हेल्प एंड स्पेशल मार्केट एक्सेस, ये ध्यान रखना है, याद रखना है। डेवलपिंग रिलेशंस के लिए ट्रांजिशन का टाइम देंगे आपको कि आप आसानी से इजीली ट्रांजिट करो, धीरे धीरे खुद को बदलो। उसके बाद टेक्निकल हेल्प देंगे, किसी भी प्रकार की चाहिए आपको, कुछ जानना है, कुछ सीखना है। उसके बाद स्पेशल मार्केट एक्सेस मिलेगा, ठीक है। डेवलपिंग कंट्रीज आर नाउ मोर एक्टिव इन ट्रेड नेगोशिएशंस, जैसे दोहा राउंड अभी हम आगे बढ़ेंगे। जैसे अभी उरुग्वा पड़ा ना, ऐसे ही दोहा में भी एक कॉन्फ्रेंस बैठी, वहां भी डिस्कशन हुए जहां पे डेवलपिंग नेशंस ने स्पेशली चर्चा करी। डेवलपिंग नेशंस की चर्चा दोहा में हुई थी मेन। बस बेटा जी, अब यहां से देखो हमने 26 में से 17 पेजेस पढ़ लिए, 10 पेज बचे हैं, बड़े आसान से WTO के एग्रीमेंट्स। लेकिन तुम्हारी वीडियो का टाइम हो गया, फिर वीडियो हो जाएगी लेट, तो पहले तुम ये कवर कर लो, इसके बाद दूसरे पार्ट में ये कराता हूँ और ये खत्म, ठीक है। इस पार्ट के लिए इतना ही, यहाँ तक का पढ़ो, मॉड्यूल सामने रखो, बहुत आसान है, रीड करो, 2-3 बार रीड करोगे, खत्म, कुछ नहीं है, MCQ आसानी से बनेगा, ठीक है। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, कीप ग्रोइंग, कीप ग्लोइंग एंड कीप स्माइलिंग। जल्दी से आ रहा हूँ सेकंड पार्ट लेके, पहले ये खत्म करो।